नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं समाचार को विस्तार से। प्रतापगढ़ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता व रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने बसपा को बताया भाजपा की बी टीम। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का पारिवारिक रिश्ता बताते हुए स्मृति ईरानी डरी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम बताते हुए कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है। बसपा ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने को कहा है। बसपा के एकमात्र विधायक ने राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशी को वोट किया था। भाजपा प्रत्याशी को बसपा का वोट जाना इस बात का संदेश है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। वह भाजपा प्रत्याशी के साथ औपचारिक तौर से खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं होली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को फ्री सिलेंडर के सरकार के ऐलान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के चुनावी पत्र में यह पहले से ही था कि वह होली दीपावली फ्री सिलेंडर देंगे। पिछली होली में सरकार अपना वादा भूल गई थी और अब चुनाव आ गया है तो फिर उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया। 2 सिलेंडर से क्या महिलाओं पूरे साल अपनी रसोई को चला सकती है क्या? सरकार ने 400 का सिलेंडर 1100 में पहुंचा दिया और अब 100 कम कर दिया। होली दीपावली सिलेंडर फ्री कर दिया, इससे महिलाओं का काम नहीं चलने वाला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने वाराणसी दौरे को लेकर भी कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम को अपने संसदीय क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन वाराणसी की सड़कों पर लाखों छात्र उस समय रो रहे थे जब उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ था। 7 वर्षों में यह सरकार कोई भी परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाई और सारे पेपर लीक हो गए। देखिए, अभी तक तो मैं ये इतना स्पष्ट कहूंगी कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है सदस्य के रूप में, और उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय मायावती जी ने ये स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पर अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और बसपा के केवल एक विधायक है। वो जो एक विधायक है, उन्होंने अपना मत किसको दिया? भाजपा के प्रत्याशी को अपना मत दिया। तो ये केवल एक इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ नहीं हो सकता। भाजपा के प्रत्याशी को बीएसपी का वोट जाना इस बात का संदेश है कि जो हम इस बात पे हमेशा कहते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो स्पष्ट हो गया, वो तय हो गया। तो क्या लगता है कि भाजपा के ही सहयोग में बसपा रहेगी उत्तर प्रदेश? उन्होंने अपना सहयोग स्पष्ट कर दिया। इससे बड़ी बात क्या है, विधानसभा के अंदर जो मतदान हुआ उसमें वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आए। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? कांग्रेस के डेलीगेशन ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। कांग्रेस के उप प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात के बाद बयान दिया है। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। यूपी में 80 सीटों को कैसे जीता जाए, इस पर विस्तार से बातचीत की गई। कांग्रेस की 17 सीटों के साथ साथ बाकी सीटों पर गठबंधन करने के विचार पर भी चर्चा हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की समन्वय रैली और बैठक के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। मायावती को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन के यहाँ पर हमारे नीचे करो यार। और आज अखिलेश जी के साथ में ये सौहार्दपूर्ण इसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो 80 हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, हर एक की विजय को आश्वस्त करने के लिए जो हमें समन्वय आगे करना है, दोनों पार्टियों की विभिन्न योजनाओं को लेकर कैसे हम उनको एकत्र लाकर सामूहिक रूप से कोई से कैंपेन करना है। मुझे खुशी है कि गठबंधन के ऊपर में बहुत अच्छा एक चलचित्र भी छोटा उन्होंने बनाया हुआ है। और इस सब के साथ में मुख्य रूप से आज की ये सौहार्द बैठक थी, जिससे आगे आने वाले दिनों में इस चुनाव को किस प्रकार से हम किस रणनीति के तहत आगे लड़ेंगे, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि आदरणीय अखिलेश जी के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय उनके अखिल भारतीय सचिव आदरणीय उदयवीर जी, सब लोग साथ में थे
और कई सुझाव भी है, जिसमें कल समन्वय की बैठक की पहली शुरुआत है, जहां पर जो 17 सीटें हैं उनके समन्वय को लेकर कल बैठक होगी और साथ ही साथ जो बाकी 63 सीटें उनको भी लेकर कुछ बिंदुओं पर निर्णय लेकर बहुत जल्द ही समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि चुनाव को पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। देखिए, आज का विषय जो था, ये जो हमारा ऑल इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के तहत जो प्रत्याशियों की नियुक्ति पर भी चर्चा थी, किस प्रकार से रणनीति अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हमें बनानी, उस पर थी। सामूहिक रूप से आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय अखिलेश जी की जॉइंट मीटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ पर अखिलेश जी का विशेष। कांग्रेस डेलीगेशन से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी के नफरत और भेदभाव वाले प्रोपेगेंडा का विरोध किया और मुकाबला करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि सपा ने लखनऊ शहर के 150 लाख बच्चों को खाना पहुंचाने की व्यवस्था की थी, लेकिन सरकार ने इस योजना को रोक दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम परीक्षाएं उनके पेपर लीक हो गए हैं और सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है ताकि युवाओं को रोजगार ना देना पड़े। उन्होंने संविधान के रक्षक और भक्षक के बारे में भी बात की। वे कहते हैं कि आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी का सफाया करेगी। शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हो? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही हैं, उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही ऑटोमेटिक किचन बनी थी और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गर्म खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षक की भर्ती जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटरमीडिएट स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन कम लिए हैं। पॉलिटेक्निक में कम एडमिशन हुए, ITI में कम एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम एडमिशन हुए। तो आखिरकार अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? और फिर अगर पढ़ लिख भी ले, डिग्री भी हासिल कर ले, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो गए। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है, जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। समाजवादी पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन वाहन रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय से इस रैली का आयोजन किया, जहां सभी प्रकोष्ठों के सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय बुलाया। सपा अल्पसंख्यक मोर्चा, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुटी है।
सपा के लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा की अध्यक्षता में रैली का आयोजन किया गया। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया है जो 11 मार्च को रायपुर में होगी, जहां दंतेवाड़ा से 4000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी। इस सूचना को विधायक चेतराम अटामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संचालित किया। बताया कि इस घटना जिसे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन जाना जाता है, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पर होगा। इसका उद्देश्य सभी पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सम्मेलन है, इस हेतु आज प्रेस वार्ता रखा गया है। सभी प्रदेश भर से वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से अध्यक्ष, ये सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर आएंगे। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं के बारे में वहाँ पर सारे विस्तार से बताया जाएगा और जनप्रतिनिधि को अपने हक अधिकार के बारे में भी बहुत सारी जानकारी वहाँ दिया जाएगा, जिसको लेके एक बड़ा सम्मेलन वहाँ पर होना है। और हमारे दंतेवाड़ा ज़िले से भी सभी यहाँ लगभग ज़िले से 400 जनप्रतिनिधि जाने का है। हमारे यहाँ 143 ग्राम पंचायत है, उसमें से सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण जाने का ऐसे तैयारी किए हैं और जिसके लिए आज हम सब प्रेस वार्ता रखे हैं। और वहाँ जाने के बाद हमारे सरकार के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और हमारे पंचायत मंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी इस सम्मेलन को संबोधन करेंगे। और हमारे केंद्र से भी कुछ ऐसा नेतागण वहाँ आएंगे और बहुत अच्छे कार्यक्रम है, इसलिए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रेस वार्ता के रूप में रखा गया है और पूरी तैयारी कल सारे जनप्रतिनिधि जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर जनपद बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। उन्होंने मदरसों को लेकर बड़ी बात कही है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का उद्देश्य मदरसा बच्चों को एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, साथ ही उन्हें ये भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच करवाना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में एसआईटी टीम की जांच में जो भी सहयोग नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्मपाल सिंह ने कहा, मदरसे में शिक्षा लेने वाले बच्चे उदारवाद से आतंकवाद की तरफ ना चले जाएं, उनको गलत दृष्टि से प्रयोग न करें और इन सभी विषयों पर चिंता सरकार को रहती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अगर मदरसे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें संदिग्ध माना जाना चाहिए। जांच के बाद ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की मान्यता है मदरसा शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना, और जांच का अभिप्राय भी यही है कि हम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गलत हाथों में ना जाएं, उदारवाद से आतंकवाद की ओर ना चले जाएं, उनको गलत दृष्टि से प्रयोग ना कर लिया जाए। उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और जब जांच पूरी हो जाएगी तब कार्रवाई। तो क्या आप ये मानते हैं कि सीमा से सटे जो मदरसे हैं वो संदिग्ध हैं? देखिए, जो मदरसे अभी हमारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें संदिग्ध माना जाना। पूर्वांचल से बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र और पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। सूत्रों की माने तो वह यूपी की महाराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। शुआर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कई सालों से कार्य कर रहे शिक्षक
वी के मौर्य और डॉक्टर संजोग ने टी बैग वाले चाय के बढ़ते चलन और उससे होने वाले नुकसान से जुड़े रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इन शिक्षकों ने केले के पत्ते से हर्बल टी बैग बनाने का काम शुरू किया। कई चरणों के शोध कार्य के बाद केले के पत्ते को साफ करके सुखाया गया और उसके बाद उसमें छेद करने के बाद उसमें चाय की पत्तियों को भरकर सिलाई की गई, जिसके बाद उस टी बैग के इस्तेमाल से बनाई गई चाय को पीकर देखा गया। चाय के स्वाद में कोई अंतर नहीं आया और साथ ही उस चाय में प्लास्टिक की मात्रा भी नहीं मिली, जिसके बाद इस टी बैग को पेटेंट करवाने के लिए भेजा गया था, जहां से अब उसको पेटेंट मिल गया, जिसके बाद दोनों शिक्षकों में खुशी के साथ उत्साह की लहर दौड़ गई। अब हर्बल टी बैग के प्रोजेक्ट को साकार रूप में लाने के लिए वो किसी सरकारी मदद से आर्थिक मदद या किसी कंपनी से टाई अप होने के बाद हर्बल टी बैग के निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। देखिए, अगर प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक अगर हम खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक अगर गर्म है, ठंडा है तो फिर भी ठीक है। अगर हम किसी गर्म चीज़ में अगर प्लास्टिक में गर्म चीज़ को मिला रहे हैं, जैसे गर्म चाय पी रहे हैं उसमें, या गर्म पानी को डाल के पी रहे हैं, या गर्म खाना ही हम पैक करके भेज रहे हैं प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक्स में जो है कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारा बाइफिनॉल्स है। प्लास्टिक वैसे भी जो प्लास्टिक होती है वो क्लोराइड से बना होता है, विनाइल क्लोराइड एक केमिकल है, उसी से बना होता है प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं हम लोग। और उसमें अगर गर्म होने पे बाइफिनॉल्स निकलते हैं। ये बाइफिनॉल्स जो है ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये ट्रस्टेड है, ये पहले से प्रूवन है कि बाइफिनॉल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। लेकिन जो टी बैग की आप बात कर रहे हैं, वो टी बैग जो है अगर प्लास्टिक के बने हुए हैं या प्लास्टिक प्रोडक्ट से बने हुए टी बैग हैं, तो उसमें कुछ प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नैनो पार्टिकल प्लास्टिक्स होते हैं, ये कैंसर कारण हो सकते हैं। अभी जो बाज़ार में जो टी बैग हमको खरीदने के लिए मिलता है, उस टी बैग मटेरियल को मजबूत बनाने के लिए वो लोग केमिकली उसको ट्रीट करते हैं। और जैसे गर्म पानी में अगर टी बैग को डालेंगे तो टी बैग नहीं फटना है, तो ये सब टी बैग को मजबूत बनाने के लिए वो केमिकली ट्रीट करते हैं। और टी बैग मटेरियल भी कुछ ऐसे ही यूज़ करते हैं। और गर्म पानी में जब डालेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है लीचिंग, तो थोड़ा मटेरियल टी में भी आ जाता है। और रिसर्च मटेरियल्स में लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। बेसिकली जब हम लोगों ने देखा कि जो टी बैग हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल टी बैग है, उसमें देखेंगे तो आप जब आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कई पेपर आप रिव्यू करते हैं या फिर आप टीवी आर्टिकल्स देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें जो मटेरियल है, जो उसमें केमिकल जो उसमें आता है, वो थोड़ा सा कैंसरस है। तो कैंसरस जनरेट करता है वो। जब उसको आप वाटर में या फिर गर्म पानी में जब उसको आप लीच करते हैं उस टी बैग को, जो आपका मार्केट में अवेलेबल है, तो हम लोगों के दिमाग में आया कि हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए या कोई ऐसा इको फ्रेंडली मटेरियल चाहिए जो कैंसर न जनरेट करे या फिर जो इको फ्रेंडली हो। तो इस तरह के मटेरियल को बनाने के लिए हम लोगों के दिमाग में आया। सबसे पहले हम लोगों ने सर्च किया कि कोई इको फ्रेंडली मटेरियल हो सकता है क्या। फिर हम लोगों ने केले के पत्ते के बारे में विचार किया और काफ़ी रिव्यूज़ किए पेपर्स को। तो हमने पाया कि केले के मटेरियल को बहुत पुराने समय से हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया, इस पर स्टडी शुरू की। तो हम लोगों ने देखा कि इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। फिर इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा केमिकली ट्रीट किया। बेसिक ट्रीटमेंट के बाद इसको देखा कि इसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसकी डिज़ाइन तैयार की कि इसको कैसे स्टिचिंग करनी है, किस लाइन पे इसमें माइन्यूट होल करने हैं। ये सब देखने के बाद हमने जब इसको पाया तो एक बढ़िया मटेरियल तैयार हुआ। फिर हम लोगों ने इसको भारत सरकार के थ्रू पेटेंट फाइल किया। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा मामले पर गंभीरता से ध्यान देने का निर्णय लिया है। अनफिट वाहनों में बच्चों को जर्जर हालत के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। परिवहन विभाग ने 900 स्कूली वाहनों को नोटिस भेजा है। इन वाहनों की फिटनेस की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी वाहन की फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उस वाहन की मान्यता रद्द की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। देश के 4 एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 26 ई चार्जिंग स्टेशन। अदानी एनर्जी को मिला है चार्जिंग स्टेशन लगाने की जिम्मेदारी।
चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी बदलने की भी मिलेगी सुविधा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 4 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2 स्टेशनों का होगा निर्माण। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य। ये स्टेशन ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, जिससे अंततः प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत कम होगी। अलाया अपार्टमेंट हादसे में पुलिस ने चार्जशीट करी दाखिल। पूर्व सपा मंत्री शाहिद मंजूर को आरोपित बताया गया है। उन्हें बिल्डिंग गिरने से पहले फर्श की खुदाई का आरोप लगाया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजीत शाहिद भी चार्जशीट में आरोपी बताए गए हैं। तारिक फहद यजदानी और सायाम यजदानी भी इसमें शामिल हैं। यह हादसा 25 जनवरी 2023 को हुआ था। आरोपियों पर बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग का आरोप लगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कुर्क कर सकती है आरोपियों की संपत्ति। पीजीआई कोतवाली में श्रेया प्रोडक्शन के निदेशक हेमंत कुमार राय ने मॉडल दिशा बाजपेयी और संजय सिंह के खिलाफ 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी मॉडल को हेमंत ने अपने प्रोडक्शन हाउस में काम दिया था। वह फर्म में कार्यवाहक निदेशक के पद पर तैनात थी। काम के दौरान घनिष्ठता बढ़ने पर दिशा ने पारिवारिक दिक्कतों का हवाला देकर टुकड़ों में करीब 1 करोड़ 54 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें वापस मांगने पर दिशा और उसके साथी संजय ने हेमंत को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने जीसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल से मिलकर घटना की जानकारी दी थी, जिनके निर्देश पर दिशा और संजय के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जौनपुर जिले के गौराबाद शहपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद तिराहे पर आज भोर में 2:30 बजे के करीब एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। 8 वर्ष के युग शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना इतना भीषण था कि प्रसाद तिराहे पर लगे पुलिस के बैरियर के भी पर कच्चे उड़ गए। सभी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रसाद तिराहे पर तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई है। इस बारे में सीओ केराकट प्रतिमा वर्मा से बात की गई। आइए सुनते हैं उनका बयान। बिहार सीतामढ़ी के कुछ लोग थे जो टवेरा गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी में 9 लोग थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो रात्रि करीब 2:30 बजे की घटना है। एक ट्रक से प्रसाद तिराहे पे एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भाग गए हैं। ट्रक को हिरासत में ले लिया है। 9 लोगों में से 4 पुरुष 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल उनको भेजा गया था, जहाँ घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1 पुरुष 1 महिला और जो छोटा बच्चा है उनको वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया और सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। यहाँ पर तिराहा है, काफ़ी एक्सीडेंटल एरिया है। यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती क्या? क्योंकि रात में लोगों के सहयोग से भेजा गया, पुलिस काफ़ी देरी से, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। ये जनरली देखिए, मौके पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा जिस पे 112 लगी हुई है और पिकेट ड्यूटी भी लगी हुई है। लेकिन क्योंकि रात्रि 2:30 बजे की घटना है और जो ड्राइवर थे वो उनके फैमिली मेम्बर ही थे, कोई पेशेवर ड्राइवर नहीं थे। नींद की झपकी आई होगी जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये माना जाता है। ये ट्रक ड्राइवर क्या गाड़ी पकड़ी गई है? हाँ, गाड़ी पकड़ी गई है, ट्रक और गाड़ी दोनों पकड़ी गई। ड्राइवर आ गया। अच्छा। अब तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।